तो गाइस जो 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए एक और लेक्चर है लेक्चर नंबर 10 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का। जैसे कि आपको पता है कि बहुत स्मूथ तरीके से और बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। भाई अभी आपके सेशनल एग्ज़ाम बहुत दूर है, लगता है टाइम लगेगा, लेकिन आप ये देखें कि चैप्टर कितनी जल्दी कंप्लीट होने पर आ गया। अभी आपकी स्कूल में कोचिंग में भाई चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ होगा अगर उन्होंने तमीज़ से कराया होगा तो, और हमारे यहाँ कंप्लीट होने वाला है क्योंकि हम रेगुलर लगातार दो वीडियो 3 वीडियो या 1 वीडियो जैसे भी पॉसिबल हो पाता वैसे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम क्या देखेंगे, सबसे पहला देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको कहते हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या भाई, ये चीज़ चेक करेंगे। दूसरा गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम के बाद हम गॉसियन सरफेस के बारे में थोड़ा समझेंगे और देखेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होने वाला है गॉस थ्योरम के थ्रू, मतलब इसका प्रूफ पूछा जाता है। तो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा क्योंकि ये लेक्चर आपको 4 या 5 नंबर देकर जाएगा, क्योंकि गॉस थ्योरम भाई अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और 4-5 से ज़्यादा नंबर देकर जाएगा, क्योंकि जो एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है वो तभी सोल्व हो पाती है जब गॉस थ्योरम आपसे आती है। तो भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गॉस थ्योरम आ गई है इसके अंदर। तो जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं किसको। देखो सीधी सी बात है, फ्लक्स एकदम समझ में आ जाएगा। फ्लक्स जो होता है ना एक तरह का प्रॉपर्टी है। बात हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। वो कौन सी प्रॉपर्टी है एक्चुअल में, लेट अस सपोज, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लेट अस सपोज कि यहाँ पर मेरे सर के ऊपर फैन लगा हुआ है, तो ये हवा नीचे को आ रही है, ऐसा मान लेते हैं बिल्कुल इकसार नीचे की तरफ को आ रही है, और मैं यहाँ पर कोई इमेजनरी या फिर कोई एक फिजिकल सरफेस लेकर बैठ जाऊँ। सरफेस का मतलब ये मैंने बुक रख दी। अब इस बुक के ऊपर कितनी हवा टकरा रही है तो ये बुक के एरिया पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ज़्यादा इस पर हवा टकराएगी। तो मैं यही कहूँगा कि भाई ये जो हवा इसके अंदर से पास हो रही है, ये इस पर टकरा रही है, ये इस पर्टिकुलर एरिया पर आ रही है, तो ये फ्लक्स हो गया हवा का फ्लक्स हो गया। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं किसी इमेजिनरी सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देख लूं तो मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया में से पास हो रही हैं। इट मींस उस एरिया से निकलने वाला फ्लक्स ये है। इट मींस ओवरऑल आप ये कहोगे कि वो फील्ड लाइंस फ्लक्स बना रही हैं जो किसी यूनिट एरिया में से निकल के जा रही हैं। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह की होगी। तो बहुत सिंपल हुआ ना, बहुत सिंपल है भाई। अब देखिएगा, सबसे पहले लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए, टाइम की सेविंग के लिए मैंने इसको लिख दिया। यहां से हमसे क्या कह रहा, समझें इसकी बात को। हमसे कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपने कोई एरिया ले रखा है, उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाला है उसको बताएगा। देखो, इज द मीजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुई उस एरिया के अंदर से, उसकी मेजरमेंट बताती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। इसका मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उस एरिया के अंदर से उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। तो इसका मतलब लेट अस सपोज कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं एक इमेजनरी एरिया बना रहा हूँ और लेट अस सपोज कि वो एरिया जो है वो ये है। अब इस एरिया के अंदर से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी भी इसके अंदर से पास होकर जा रही होंगी, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फ्लक्स। समझ रहे हो आप बात को, समझ रहे हो ना? हाँ भाई समझ रहे हो। जो इस एरिया के अंदर से पास होकर जाएगा, कितनी भी चली जाए फील्ड लाइंस, जितनी चाहे इतनी पास करा दो, तो इसके अंदर से जो पास होकर जा रही होंगी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, जिनको आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हो, बस उसका मेजरमेंट ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताता। तो इसका मतलब लेट अस सपोज कि इसका जो एरिया है वो एरिया आपके सामने ले लेते हैं डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस एरिया ले लेते हैं। तो इस एरिया से पास होने वाला टोटल फ्लक्स जो होगा, जिसको आप कहोगे फाई, वो फाई होगा क्या कि इसके अंदर से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हुआ इस एरिया के अंदर से, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। अब बात आती है कि इसके अंदर से निकलने वाला फ्लक्स, जब आप छोटे एरिया की बात करते हो तो आप फ्लक्स भी क्या लेते हो, थोड़ा सा फ्लक्स। तो इसका मतलब जो फ्लक्स होगा डेल्टा फाई जो कह रहे हो आप, जो इसके अंदर से पास होकर जा रहा होगा, वो होगा ई डॉट डेल्टा एस। तो क्या आपने मेरी बात समझ ली?
तो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसके लिए शर्त ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल के जाना चाहिए, जो भी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सरफेस लिया है। तो ये सरफेस जो लिया है मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लिया है और परपेंडिकुलर लिया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को है, इस तरफ को है, तो मैंने इसको ऐसा खड़ा किया हुआ है जस्ट परपेंडिकुलर। तो अब आप करते क्या हो, अब आप इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि ये जो मैंने सरफेस ले रखा है क्या परपेंडिकुलर है या नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो आप एरिया वेक्टर ले लेते हो। अब एरिया वेक्टर लोगे सरफेस का, और जब सरफेस का एरिया वेक्टर लोगे, लेट अस सपोज कि ये एरिया वेक्टर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आ जाएगा। यस, बिल्कुल सही है। ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये आपने सरफेस ले रखा, उसके ऊपर नॉर्मल जो होता है वो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और एरिया वेक्टर आपको मैं बता चुका हूँ। तो ये आपके पास एरिया वेक्टर आ गया। तो ये जो फॉर्मूला निकल कर आया वो कुछ इस तरह की कंडीशन के लिए निकल कर आया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल है, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलरली पास हो रहा है इस पर्टिकुलर सरफेस के अंदर जो भी आपने ले रखा है। ये एक इमेजनरी सरफेस है। तो क्या आपने ये वाली बात समझ ली? अगर आपने ये वाली बात समझ ली तो यार बहुत ज़बरदस्त बात है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आगे होने क्या वाला है। ठीक है भाई। अच्छा, फ्लक्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, एक होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहचान ये होती है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई के थ्रू इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फाई ई जो हो जाएगा ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब लेट अस सपोज कि मैंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को चेंज कर दिया, और मेरे पास जो सरफेस रखा था उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड अब कुछ इस तरह का निकल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कलर मैं अब भी वही ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर पास ना हो करके कुछ इस तरह से निकल के जा रहा है सरफेस के अंदर से। तब उस केस के लिए क्या होगा? तब उस केस के लिए क्या फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस लगेगा? तो देख लेते हैं। आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से था, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से था, और आपने जो सरफेस ले रखा है वो सरफेस कुछ इस तरह का ले रखा। अब मैं सरफेस के ऊपर जब इसका एरिया वेक्टर बनाऊंगा, इट मीन्स जो इसका डायरेक्शन निकल कर आएगा परपेंडिकुलर का वो कुछ इस तरह से निकल कर आएगा। लेट अस सपोज ये है। अभी जो इसका डायरेक्शन है, इसका एरिया वेक्टर के डायरेक्शन है, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल बना रहा है। यहाँ पर पैरेलल में था लेकिन यहाँ पर कुछ एंगल बना रहा है। तो इसको देख लेते हैं। लेट अस सपोज कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जो ऐसे निकल के जा रहा है, इसके साथ थीटा एंगल बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास हो रहा है और इसके साथ थीटा बनाया हुआ। अब किसके साथ बनाया हुआ है थीटा? इस पर्टिकुलर एरिया के एरिया वेक्टर के साथ थीटा एंगल बनाया हुआ। इससे ये पता चलता है कि ये जो सरफेस रखा हुआ है, ये सरफेस रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर रखा हुआ है। दूसरे शब्दों में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से थीटा एंगल पर पास हो रहा है, परपेंडिकुलर ना होकर के थीटा एंगल पर पास हो रहा है। तब क्या होगा? तब देख लेते हैं क्या होगा। तो उसके लिए हमेशा आपके पास एक कंडीशन होती है कि जो भी फील्ड रखा हो या फिर जो भी सरफेस आपने रखा हो वो कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर। देखो आपने यहाँ लिख रखा ना, हम देखना चाह रहे हैं कि कितना नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रहा है उस एरिया से जिसको हमने परपेंडिकुलरली हेल्ड किया है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो ये तो आप चेक कर रहे हो। तो भाई आपके सामने यहाँ तो परपेंडिकुलर का केस नहीं है, ये परपेंडिकुलर का केस था। तो आप क्या करोगे? आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलरली निकालने की कोशिश करो इस सरफेस के अंदर से। अब परपेंडिकुलर तो तभी निकलेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एन कैप के डायरेक्शन में हो। अब एन कैप के डायरेक्शन में निकालने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट तोड़ोगे, लेट अस सपोज कि मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, तो आपको पता है कि एक कंपोनेंट कोस के एन कैप के डायरेक्शन में आ जाएगा जिसको आप कोस कंपोनेंट कहोगे, एक हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट ई का। तो ये हो जाएगा आपके पास ई साइन थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा। और ये जो कंपोनेंट हो जाएगा ये हो जाएगा ई कोस थीटा। तो आपको इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट चाहिएगा? आपको वो कंपोनेंट चाहिएगा जो परपेंडिकुलरली पास होगा जा रहा होगा इस एरिया के अंदर से, या वो वाला कंपोनेंट होगा जो कुछ इस तरह का होगा? नहीं भाई, आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के अंदर से परपेंडिकुलर पास हो रहा होगा। तो परपेंडिकुलर पास हो रहा है ई कोस थीटा। तब इसके लिए स्पेशली आपके पास जो फ्लक्स हो जाएगा, लेट अस सपोज कि इसके अंदर से फ्लक्स कितनी पास हो रही है? डेल्टा एस। तो ये हो जाएगा डेल्टा फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो एरिया वेक्टर के साथ
एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, या फिर यूं कहें उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो कोस कंपोनेंट था, तो आप कह दोगे ई कोस थीटा, और वो पर्टिकुलर एरिया जिसकी बात आप कर रहे हो डेल्टा एस। ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लिया है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल था, सरफेस के तो आपने ई ले लिया क्योंकि नॉर्मल चाहिए आपको, नॉर्मल ही चाहिए आपको, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल नहीं था तो फिर कंपोनेंट तोड़ा आपने, तो कंपोनेंट लिख दिया आपने ई कोस थीटा। ठीक है भाई, अब इसको कहो डेल्टा फाई इज इक्वल टू, इसको आप कह सकते हो ई डेल्टा एस इंटू कोस थीटा। ठीक है भाई, तो ये आपके पास निकल कर आ चुका है। इसको ओ आर और कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है, क्या पता है, डेल्टा फाई की बात कर रहे हो ना, करो डेल्टा फाई की बात, तो ये हो गया ई डॉट डी एस। अब ई क्या है, ये अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। डेल्टा एस क्या है, ये आपने एरिया वेक्टर ले रखा, एरिया वेक्टर मतलब जस्ट नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये सरफेस एरिया है जो परपेंडिकुलर होगा अपने आप में सरफेस के भी। लेट अस सपोज कि सरफेस ये था, तो इसके परपेंडिकुलर आपने जो निकाला वो क्या निकाला आपने, वो ये निकाला डेल्टा एस इंटू एन कैप, या फिर मैं सिर्फ एन कैप के थ्रू बता रहा था, तो ये एन कैप जो है ये डायरेक्शन को बता रहा है। किसकी डायरेक्शन को बता रहा है, इस सरफेस की, जो भी आपके पास सरफेस है इसका जो एरिया वेक्टर है उसके डायरेक्शन। तो ये आप डेल्टा एस जो यूज कर रहे हो ये आप एरिया वेक्टर ले रहे हो। ठीक है, तो ये आपके पास वेक्टर है, तो इसको आप मिला करके देखोगे तो डेल्टा फाई। अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो वेक्टर हैं और उनको आप ए बी कोस थीटा लिख दो, तो इसका मतलब ये होता है ना ए डॉट बी, बांध कर लिख सकते हो आप ए बी कोस थीटा को। तो ऐसे ही इसको लिखेंगे ई डॉट डी एस कोस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास ई डेल्टा डी एस। ठीक है भाई, तो ये आपके पास क्या बना, ये ना डेल्टा फाई। अब आप कहोगे कि यार ये जो ए बी है आपके पास, लेट अस सपोज कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको आपने खोला ए बी कोस थीटा, तो ये किस तरह का प्रोडक्ट है दो वेक्टर के, तो ये दो वेक्टर का एक स्केलर प्रोडक्ट है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी देकर आएगा, और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा फाई ई जो है ये ई डॉट डी एस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या देकर आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी देकर आएगा। तो इसका मतलब डेल्टा फाई ई ये अपने आप में क्या है, ये है स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी आपको पता है क्या होती है, वो क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंटेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आई? देखो यार कुछ नहीं है यहाँ तक, यहाँ तक तो कुछ नहीं था, सिर्फ इतना था कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी इमेजनरी सरफेस को रख दिया और उसके अंदर से आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं, उसका मेजरमेंट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता। आपने देख लिया। अब आपने ये कहा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है कि सरफेस परपेंडिकुलर ना हो करके, सरफेस देखो दो चीज़ें चल रही, यहाँ पर सरफेस चल रहा है और एरिया वेक्टर चल रहा, तो सरफेस का ही तो एरिया वेक्टर निकलेगा, या तो आप एरिया वेक्टर के हिसाब से बोल दो या आप बोल दो सरफेस के हिसाब से। तो मैं सरफेस के हिसाब से कर रहा हूँ, तो सरफेस तो परपेंडिकुलर है, लेकिन सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। यहाँ बात करोगे तो सरफेस जो है परपेंडिकुलर नहीं है, इट मीन्स जो एरिया वेक्टर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही नहीं। तो आपने यही किया कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को उस एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में लाने की कोशिश की। ठीक है, तो दो सिंपल से केस थे, वो मैंने समझा दिए। इतना टफ बिल्कुल नहीं है जितना टफ आप समझ रहे हैं, बहुत इजी। अगर किसी को दिक्कत है यार तो बिल्कुल कमेंट करें, टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें, अपनी सारी क्वेरीज पूछें, अपने सारे डाउट पूछें। ये स्केलर क्वांटिटी निकल कर आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यों निकल कर आया, क्योंकि आपने ये अच्छे से समझा हुआ है क्यों निकल कर आया। डेल्टा एस क्या है ये भी देख लें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहीं एन कैप लगा देते हैं, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखा ही नहीं है मैंने, तो कैप लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो ये डेल्टा फाई ई जो हो गया वो ई डॉट डेल्टा एस कोस थीटा हो गया। डेल्टा एस क्या है, ये एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का तो फिलहाल मैंने मैग्नीट्यूड लिया हुआ है यहाँ पर, डेल्टा एस मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है। तो ये आपके पास डेल्टा फाई, तो डेल्टा एस ई डॉट डेल्टा एस कह दिया। चाहो तो आप यहाँ एन कैप लगा सकते हो, डायरेक्शन के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको पता है, इतना आप जानते ही हो कि डेल्टा एस है क्या, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो उस मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि उसका एरिया ले लो। जब आप उसका वेक्टर दिखाओगे तो आपको एरो बनाकर दिखाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसकी डायरेक्शन किधर को है। तो जो एन कैप है वो डायरेक्शन को बता रहा है, देखो मैंने लिख रखा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी तक तो कुछ टफ नहीं था,
ये आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले, ये भी पता लगा लिया कि ये स्केलर क्वांटिटी। अब बात आती है इसकी यूनिट की, तो यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ डेल्टा फाई ई कह दो या फाई ई कह दो, सिर्फ फाई ई भी कह सकते हैं, डेल्टा फाई ई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता, जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता, इसका होता है न्यूटन पर कूलाम, ठीक है। डेल्टा एस क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, तो मिलाकर लिखोगे तो क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो ये इसका एसआई यूनिट है, कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक है। दूसरा यूनिट भी निकल कर आता, ये भी एसआई यूनिट है। एक ऑल्टरनेट एसआई यूनिट कौन सा निकल कर आता, देखो आपको पता, फाई को इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं कह सकता हूँ वोल्ट पर मीटर, और एरिया जो है ये होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, आ जाएगा वोल्ट मीटर। तो ये भी इसका ऑल्टरनेट ऐसा ही यूनिट है, वोल्ट मीटर। तो चाहो तो वोल्ट मीटर याद करो, याद तो दोनों ही करना, और याद ही क्यों करें, आपको फॉर्मूला बता दो, हाथ हाथ निकाल लो, इतना टफ थोड़ी ना, याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये आपने जान लिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या। अगर एक शब्द में अगर आपसे कोई ये पूछे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भाई किसी यूनिट एरिया के अंदर से, जो कि इमेजनरी है ना, इमेजनरी एरिया के अंदर से या फिर इमेजनरी यूनिट एरिया के अंदर से जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाती है। ये एक स्केलर क्वांटिटी जिसका यूनिट वोल्ट मीटर होता है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स होता है। ये बेसिक सी बात है, ये एक स्केलर क्वांटिटी आपने बता दिया। ये बात होने के बाद इसमें एक चीज़ और आती है कि यार यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म था, यहाँ भी यूनिफॉर्म था। अब आपके पास कोई एक ऐसा सरफेस आ जाए जिसके ईच एंड एवरी पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलग अलग निकल रही है, तब उससे फ्लक्स कैसे देखोगे। भाई आप एक ऐसा मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पर्टिकुलर कोने से उससे कुछ और फील्ड निकल रहा, इससे निकलने वाला कोई और फील्ड है, इससे कुछ और फील्ड निकल रहा है, इससे कुछ और फील्ड निकल रहा है, तो इससे टोटल से फ्लक्स कैसे निकलेगी। सीधी सी बात है, अगर आपको टोटल से फ्लक्स निकालनी है इस पूरे सरफेस से, लेट अस सपोज कि मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर कितने ऐसे पार्ट हैं जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकल रही है, बस उसको देख लूँ, उसके हिसाब से मैं कह दूंगा कि टोटल फ्लक्स जो होगी वो इंडिविजुअल फ्लक्स का सम हो जाएगी। क्या आपने बात समझ ली, समझ में आ गई होगी, एकदम बच्चों वाली बात है। तो मैं इसमें ये कह देता हूँ, लेट अस सपोज कि भाई ये एक ऐसा सरफेस एक ऐसा है जिसके ईच एंड एवरी पार्ट से अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा। तो मैंने एक सरफेस कट कर लिया, ये सरफेस कट करा, और इस सरफेस का मैंने लेट अस सपोज कि ये सरफेस जो है डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस का जब मैं एरिया वेक्टर बनाऊंगा, लेट अस सपोज कि ये एरिया वेक्टर निकल कर आया, ये एरिया वेक्टर निकल कर आया जिसको आप कहोगे ds n कैप। ये तो है, यही तो होता है, डायरेक्शन भी आ गई इसकी। और मैं ये कह रहा हूं कि यार इससे जो निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की चाहो तो डायरेक्शन दिखा दो, चाहो तो डायरेक्शन मत दिखाओ। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी खुद की डायरेक्शन में निकल के जा रहा हो, जब इसकी खुद की डायरेक्शन में निकल कर जाएगा तब इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा, कोस जीरो हो जाएगा, और कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी। लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड केस लेते हो, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन करते हो, तो आप कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन दिखाते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो लेट अस सपोज कि मैंने दिखा दी कि यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये था, और इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना था, थीटा था। तो ये तो पहला वाला केस ही हो गया। इससे पीछे जो केस आपने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो सरफेस का जो एरिया वेक्टर था उसके डायरेक्शन में नहीं था। तब उसके डायरेक्शन में नहीं था तब आपने कंपोनेंट निकाला था। तो इसका निचोड़ आपने देखा था, इसका निचोड़ ये था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया था वो E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट आया था नहीं आया था। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इसको आप याद कर लें बहुत अच्छे से, न्यूमेरिकल बहुत सारे हो जाएंगे इससे। ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला, तो आप स्टैंडर्ड ही इसका निकालोगे। इसका स्टैंडर्ड कैसे निकालोगे, इसका स्टैंडर्ड ये निकालोगे, लेट अस सपोज कि ये थीटा है। ऐसा एक दो पार्ट और ले लो। एक पार्ट ये है जिसका एरिया वेक्टर निकालोगे तो डेल्टा एस, जब आपने एक से ज़्यादा ले ली तो इसको आप 1 कह दोगे, इसको भी थीटा 1 कह दोगे, इसको E1 कह दोगे। तो लेट अस सपोज कि इसका ये जो है ये एरिया डेल्टा S2 है, और एरिया वेक्टर बनाओगे तो n कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे निकल रही है कुछ इस तरफ को, जो कि थीटा 2 एंगल बनाए हुए है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये है E2।
तो अब इसको सॉल्व कैसे करें, इसको सॉल्व कैसे करें कि यार इसके तो बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे और ईच एंड एवरी पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग निकल रहा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकल रहा है और अलग अलग डायरेक्शन में निकल रहा है तो टोटल से फ्लक्स कैसे निकालोगे? तो देखो फ्लक्स निकालने का तरीका ये है कि आप इस वाले पार्ट का फ्लक्स देखें कि इस वाले पार्ट से फ्लक्स कितना निकल रहा होगा। जब थोड़ा सा एरिया आपने एज्यूम किया है तो थोड़ा सा ही फ्लक्स निकल रहा होगा, तो इसको आपने कहते हैं डेल्टा फाई ई और दूसरे सरफेस से। अब ई मत लगाओ, ई इसलिए मत लगाओ क्योंकि बात तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की ही चल रही है ना, तो सिर्फ 2 लगा दो। डेल्टा फाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जरा यहां से देखोगे तो आप कहोगे E2 इंटू डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाऊंगा तो मैं ये कहूंगा डेल्टा S2, ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि इसका फ्लक्स बताओ मुझे, इसका फ्लक्स कितना होगा? तो इसका फ्लक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसका फ्लक्स देखोगे डेल्टा फाई 1 कह दोगे, डेल्टा फाई 1 इज इक्वल टू, अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल रहा है E1, और यहाँ पर जो एरिया वेक्टर था वो था आपके पास डेल्टा S1, बात खत्म। तो लेट अस सपोज कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रीजन हैं, हिस्से हैं जहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो यार जब इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तब आपको यही करना होगा कि आप इंडिविजुअल पार्ट का फ्लक्स कैलकुलेट कर लो, और जब आपको टोटल फ्लक्स चाहिएगी, है ना, टोटल फ्लक्स चाहिएगी तो आप कैसे निकालोगे? तो यहाँ को लिख देता हूँ टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस। अब इस पूरे सरफेस को आपने S कह रखा, थ्रू सरफेस S, तो टोटल फ्लक्स जो होगी वो फाई होगी, वो इन छोटी छोटी फ्लक्स का क्या होगा, सम होगा, डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 प्लस डैट 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 डैश। समझ रहे हो मेरी बात को? इसको ओपन करोगे तो इसको फाई ऐसे रहने दो, डेल्टा फाई 1 कितना हो जाएगा, E डॉट डेल्टा S1 प्लस E2, ये E1 है, E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस डैट 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 डैश। कुछ टफ था क्या? कुछ टफ था क्या? अरे कुछ टफ लगा क्या? अभी तक तो मुझे लगता है कि टफ नहीं लगना चाहिए, और ना ही कुछ टफ है यार, कोई टफ की बात थोड़ी नहीं है। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या कहोगे? ये कहोगे कि यार अगर इसका मतलब मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए तो टोटल फ्लक्स जो है वो इन छोटे छोटे फ्लक्स का सम है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि यार मुझे इन छोटे छोटे फ्लक्स का मुझे एड अप करना। तो आप इसके लिए एक सिंपल सा इंटीग्रेशन कर देते हो कि यार मुझे अगर टोटल फ्लक्स चाहिए तो मुझे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है इस पूरे सरफेस से उसको ले लूं, और इस पर्टिकुलर सरफेस का जो एरिया है उसको ले लूं। तो इसको बोलते हैं सरफेस इंटीग्रल। जब आप पूरे सरफेस की बात करते हो तो पूरे सरफेस का लेट अस सपोज की सरफेस एरिया जो है वो एरिया वेक्टर की फॉर्म में S है, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E डॉट ds। अगर मैं ये कहूँ कि यार ठीक है पूरे सरफेस को मैंने डायरेक्ट यहीं दिखा दिया, तो यहाँ मैं छोटे सरफेस को भी दिखा सकता हूँ, छोटे सरफेस को भी। अगर आप छोटे सरफेस को दिखाओगे तो डेल्टा S दिखा दोगे, और ये कहोगे कि यार मुझे इस छोटे सरफेस का इंटीग्रल करना है, सरफेस इंटीग्रल, तो ये आपके पास हो जाएगा। तब आगे जाके आप ds की वैल्यू को दिखाओगे कितना है, टोटल सरफेस कितना है, तब वहाँ जाकर आप इसकी पूरी वैल्यू रखोगे। तो ये आपके हाथ में, या तो आप इसको पहले रखो या आप इसको बाद में रख दो, ठीक है भाई। तो ये अब आपके हाथ में रहा। तो यहाँ तक आपने समझ लिया? अगर समझ लिया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके पास किसी भी आर्बिट्री शेप का आप यहाँ लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस having different electric field at different points। तो इसको आप अपने शब्दों में जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं, कोई इतना टफ नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाती है गॉस थ्योरम। अगर आपको और भी इजी वे में समझ में आ चुका है बुक पढ़ने के बाद तो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ से समझ में आ गया तो यहाँ से फिर और भी अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब भी मिल जाएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं कर रखा हो तो ये समझ में आ गया।
अब इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक के ऊपर। यहाँ से आपने पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लिया। अब दूसरे नंबर की चीज़ आती है यहाँ पर, वो है गॉस थ्योरम। कि गॉस थ्योरम कहते किसको है क्या गॉस थ्योरम? तो इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसको तो आप डायरेक्ट रट लें भाई, गॉस थ्योरम यहां लिख रहा हूं मैं, गॉस थ्योरम। इसका स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट के साथ साथ इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ भी नहीं बचना चाहिए, गॉस थ्योरम से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं बचे, सब कुछ करें आप। क्या इसका स्टेटमेंट? क्या इट स्टेट्स दैट, ये स्टेट करते दैट क्या, टोटल फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज्ड surface, total flux through an enclosed surface is 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। अगर आपको सच बताऊं तो मुझे ये स्टेटमेंट याद नहीं है, लेकिन मुझे गॉस थ्योरम का फॉर्मूला पता, तो मैं उस फॉर्मूले से सब कुछ बताता हूं। इसका ईच एंड एवरी वर्ड जो है ना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, इसके अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स की बात कर रहा था, इसका मतलब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर यहाँ टोटल फ्लक्स की जगह आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दोगे तो और बेहतर है, क्योंकि यहाँ बात इलेक्ट्रिक की चल रही है। और गॉस थ्योरम जो है आपको बताया मैग्नेटिक के अंदर भी है और इलेक्ट्रिक के अंदर भी है। तो टोटल फ्लक्स जिसको आप कह रहे हो फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज सरफेस। एनक्लोज सरफेस का मतलब समझा देता हूँ थोड़ा साइड से, या बाद में समझाऊंगा, पहला इसको लिख ही लो आप। टोटल फ्लक्स जिसको आप फाई कह रहे हो थ्रू एन एनक्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन, 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू द टोटल चार्ज एनक्लोज द सरफेस। एनक्लोज बाय द सरफेस या एनक्लोज द सरफेस, एनक्लोज बाय लिखूंगा मैं यहाँ पूरा, एनक्लोज्ड बाय द, सही तो लिखा हुआ यार, एनक्लोज बाय द सरफेस, अरे यार सही तो लिखा हुआ था, बिल्कुल सही है, एनक्लोज बाय द सरफेस। तो क्या आपने ये समझ लिया? अगर समझ लिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? अब देखो इस फॉर्मूले को देखो और गॉस थ्योरम बोलो। टोटल फ्लक्स थ्रू एन एनक्लोज सरफेस is 1 upon epsilon naught times to the total charge enclosed by the surface। अब ये enclosed by the surface क्या? Let us suppose कि आपने एक चार्ज लिया, वो चार्ज ये है। अब इस चार्ज को let us suppose कि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज मतलब एज ए स्फेरिकल इन शेप होगा। तो इसके चारों तरफ आपने एक इमेजनरी सरफेस ले लिया जिसके अंदर से फ्लक्स निकल के जा रहा होगा, तो वो इमेजनरी सरफेस इसका गॉसियन सरफेस कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इस गॉसियन सरफेस की बात कर रहा हूं, तो ये जो चार्ज रखा है इस सरफेस के अंदर है, तो इनक्लोज्ड है, इसके अंदर है। तो हम जब भी निकालते हैं, जब भी ये रूल लगेगा, ये रूल तभी वैलिड है जब चार्ज जो है वो इस इनक्लोज सरफेस के अंदर रखा हो। अगर चार्ज बाहर रखा हुआ होगा तो बाहर वाला यार इस सरफेस से क्या ताल्लुकात? अगर चार्ज बाहर रखा तो उसका निकल रहा होगा फ्लक्स, कहीं भी निकल रहा होगा। लेकिन जब मैं इस इनक्लोज सरफेस की बात करूंगा, मैं इसके फ्लक्स की बात करूंगा, इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा, तो मैं यही तो देखूंगा ना कि इसके अंदर चार्ज कितना रखा हुआ। वो चार्ज तो इसके अंदर से फ्लक्स निकालेगा। चार्ज रखा हुआ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इस एरिया में से पास होगी तो उसी को फ्लक्स कह दिया जाएगा। अब भाई आप ऐसा इमेजिनेशन कर लो कि सपोज दैट आपके पास एक कांच की बॉल है, कांच की एक बड़ी सी बॉल है और उसके सेंटर पे एक बल्ब रखा हुआ है। अब बल्ब जैसे ही जलेगा उससे रोशनी निकलेगी ईच एंड एवरी डायरेक्शन में। उस कांच के जो आपके पास स्फीयर है उसके ईच एंड एवरी पॉइंट से क्या निकलेगी? रोशनी निकलेगी। अब होगा क्या? होगा ये कि अब मैं ये कह रहा हूं, अब इसको समझ लो कि मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, ये जो रोशनी निकल रही है टोटल फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स इसके अंदर से तभी निकला जब बल्ब जो रोशनी थी वो आपने उसके सेंटर पर रखी हुई थी। अगर इस बल्ब को मैं निकाल के यहाँ बाहर रख दूंगा, ये मेरे पास कांच के स्फीयर ऐसे बचा हुआ होगा, तो अब मुझे बताओ कि यार इसका फ्लक्स इससे कहाँ पास होगा? तो निकल रहा होगा कहीं को, इसके अंदर से थोड़ी ना पास होगा। तो इसके अंदर से पास होने के लिए जरूरी है कि इसके अंदर रखी हुई हो। तो इसलिए यहाँ पर जो एनक्लोज वर्ड है,
वो यही लगा हुआ है कि यार मुझे किसी सरफेस से अगर फ्लक्स चाहिए तो मुझे उस सरफेस के अंदर चार्ज को रखना चाहिएगा, रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी मैं। तो यार ये मूवी स्टॉप हो गई थी, ठीक है भाई। तो आपने समझ लिया मैंने क्या कहना चाहा, आपने अच्छे समझ लिया। तो इनक्लोज का मतलब होता है कि चार्ज जो है किसी सरफेस के अंदर रखा हुआ है, जिस सरफेस से आप फ्लक्स निकाल रहे हो उसके अंदर रखा हुआ है चार्ज, ठीक है भाई। तो ये वाली बात आप अच्छे समझ लें। तो इनक्लोज का मतलब ये है। अब जैसे कि मैंने इसकी फ्लक्स की बात करी है, लेट अस सपोज कि मेरे पास ये था, मेरे पास ये स्फीयर था और यहाँ पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ। जब पॉइंट चार्ज यहाँ रखा हुआ प्लस क्यू, तो इससे बाहर तो निकलेगा भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो बाहर ही निकलेगा ना। तो मैं इस फ्लक्स की बात करूँगा, मैं कहूँगा ये टोटल फ्लक्स कहाँ से निकल रहा, तो आप यही तो कहोगे कि यार ये फ्लक्स तो इस सरफेस से निकल रहा। मैं कहूँगा ठीक है, सरफेस से तभी निकलेगा जब अंदर कोई चार्ज रखा हुआ होगा, बिल्कुल सही है। तो इसीलिए टोटल फ्लक्स थ्रू एन इनक्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस। अब हो सकता है कि इसके अंदर बहुत सारे चार्ज रख दिए भाई। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर, मैं अगले पेज पर दिखा देता हूँ। लेट अस सपोज कि मेरे पास एक सरफेस, ये आर्बिट्री शेप का एक सरफेस है। अब मैंने कहा कि मेरे पास इसमें प्लस का Q1 चार्ज है, माइनस का Q2 चार्ज है, प्लस का Q3 है, माइनस का Q4 है, प्लस का Q5 है, माइनस का Q6 है, प्लस का Q7 बाहर है, प्लस का Q8 बाहर है, माइनस का Q9 बाहर है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि सरफेस एस से निकलने वाला फ्लक्स बताओ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे टोटल फ्लक्स जो होता है बाय गॉस थ्योरम, टोटल फ्लक्स जो होगा जिसको आप फाई ई कह रहे हो, वो क्या होगा? 1/ε0 टाइम्स। तो इसका मतलब ε0 तो नीचे आ जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ε0 ऊपर जो आएगा वो टोटल चार्ज आएगा जो सरफेस के अंदर होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि एनक्लोज का मतलब क्या। अब मुझे फ्लक्स चाहिए इस सरफेस से, तो मुझे फ्लक्स निकालना था सरफेस से। तो जो मुझे चार्ज देखना होगा वो ये देखना होगा कि इस सरफेस के अंदर कौन कौन सा चार्ज है और कितना चार्ज है। तो भाई आपको जब इस सरफेस से मतलब है, इस सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स से मतलब है, तो आपको फिर इस सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी से ही मतलब है। इसके बाहर वाले चार्ज से कोई मतलब नहीं। वो बाहर को निकल रहा होगा, वो इस सरफेस से थोड़ा निकालेगा अपना फ्लक्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सरफेस से निकालने वाले फ्लक्स के लिए जो कार्यकारक है वो ये चार्ज है बेचारे जो रखे हुए हैं। तो इसके अंदर देखो चार्ज कितना, जो प्लस के उनके प्लस के साथ लिखो, जो माइनस के उन्हें माइनस के साथ लिखो। तो Q1 प्लस, Q3 प्लस, Q5 प्लस, तो 1 2 3 प्लस के हो गए, 3 माइनस के हो गए। तो अब माइनस का लगाओ। माइनस का क्या क्या है आपके पास जल्दी से? माइनस का Q2, माइनस का Q4 और माइनस का Q6। तो ये आपके पास वो चार्ज है जो इस सरफेस के अंदर था। तो ना तो ये इन्वॉल्व हुआ, ना ये इन्वॉल्व हुआ और ना ही ये इन्वॉल्व हुआ इस सरफेस से। तो आई होप आपने समझ लिया होगा। इस बात पर बहुत सारे अच्छे न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं जो अच्छे होके छक्के छुड़ा देते हैं। चलो भाई, आई होप आपने समझ लिया। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो यहां लिखता हूं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो मुझे क्या मानना पड़ेगा? पहले मुझे एक स्फीयर लेना होगा। लेट अस सपोज कि मेरे पास ये एक स्फीयर है, तो इसको अब मैं कलर कर दूंगा। तो मैं कलर कर रहा हूं कुछ इस तरह से। मेरे पास ये स्फीयर है, समझ गए भाई आप? अब इस स्फीयर के सेंटर पे कहीं पर चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, ठीक है। जब प्लस Q चार्ज रखा हुआ होगा, आई होप दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा तो भाई मैं इसका कलर बदल देता हूं। अब आप कह दो कि भाई प्लस Q चार्ज रखा हुआ है इसके सेंटर पे, ठीक है। अब ये प्लस Q चार्ज जो होगा इसके सेंटर पर रखा हुआ, तो प्लस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ को होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो इससे बाहर की तरफ को होती हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ को होगा तो उसको आप दिखाओगे। अब यार वही इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जब आप एरिया की बात कर लेते हो, तो बस इतना सा फर्क है। तो लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक एरिया कट कर लिया, ये मैंने एरिया कट कर लिया कि मुझे अभी इस एरिया से दिखाओ भाई, इस एरिया से क्या हो रहा होगा। मैं पहले छोटे एरिया की बात करूंगा, फिर मैं पूरे के लिए लगाऊंगा। तो मैं इस एरिया की बात कर लेता हूँ।
मैं बात कर लेता हूँ इस एरिया पे, इस एरिया के साथ क्या हो रहा होगा। इस एरिया का मैं एरिया वेक्टर निकालूंगा तो सरफेस के परपेंडिकुलर निकल कर आएगा। बिल्कुल आपको अच्छे से पता है कि लेट अस सपोज कि भाई इसका जो एरिया है वो छोटा सा एरिया ds है, तो भाई ds वेक्टर कुछ इस तरफ को हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूंगा कि प्लस का चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड जाएगा, रेडियली आउटवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा। देखो रेडियली आउटवर्ड का मतलब होता है ये इस तरह से रेडियली आउटवर्ड जाएगा या नहीं जाएगा। भाई कॉमन सेंस की बात है, हाँ तो बोल दो यार कि हाँ जाएगा भैया, ठीक है। तो इसका मतलब इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के जा रहा होगा वो कुछ इस तरह से निकल के जा रहा होगा इस तरफ को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना बना। आप कहोगे यार दोनों सेम डायरेक्शन में है, ds भी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। दिमाग की बत्ती जल रही है ना, जल रही है। पहले ये बताओ कि बत्ती जली ना जली, बत्ती जरूर जलनी चाहिए। अब देखोगे कि यार दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनके बीच एंगल कितना बनता है, 0 डिग्री। कि दिमाग की बत्ती जली बत्ती, बत्ती जलनी चाहिए, चीजें समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। अब मैं लगाता हूं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम तो प्रूफ करनी है, सॉरी फॉर दैट। मैं लगाता हूं क्या, मैं लगाता हूं कि यार इस पॉइंट चार्ज की वजह से लेट अस सपोज कि ये r डिस्टेंस का मेरे पास एक स्फीयर है। तो लेट अस सपोज कि इस r डिस्टेंस के स्फीयर पर, अब देखो r डिस्टेंस का स्फीयर ना बोल करके आप ये कहो कि मुझे इस q चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर मैं देखना चाह रहा हूं सरफेस पर, इसको एक पॉइंट का नाम दे दो ताकि आप जब डेरिवेशन में लिखो तो अच्छा हो जाए। ये O सेंटर है, ये r डिस्टेंस पर है, या फिर आप ये कहें कि ये r डिस्टेंस का स्फीयर है। तो मतलब O से A तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, r। दिमाग की बत्ती जली, बिल्कुल जल गई। तो अब आप ये देखोगे कि A पॉइंट पर जो कि छोटा सा एरिया कट किया मैंने, इससे निकलने वाला टोटल फ्लक्स कितना। जब टोटल फ्लक्स देखोगे इस छोटे सरफेस से, फिर आप बात करोगे, अब देखो बात करोगे पूरे सरफेस की, तो फिर पूरे सरफेस का हम टोटल फ्लक्स देखेंगे। तो हम दोनों का देखना चाह रहे हैं, पहले छोटे का निकालना चाह रहे हैं, फिर हम देखना चाह रहे हैं टोटल का, ठीक है। ये फ्लक्स निकालेंगे। तो आप इसको थोड़ा लिख दो। लेट्स से O is the center of sphere, सेंटर ऑफ स्फीयर, ये एक स्फीयर का सेंटर है। अलोंग विच, इस स्फीयर के अलोंग मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना। अलोंग विच वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स तब बोला जाता है जब बहुत सारे चार्ज रखे हुए होते हैं। अभी फिलहाल एक चार्ज रखा हुआ है, तो आप टोटल फ्लक्स की बात कर दो। टोटल फ्लक्स फाई ई, ठीक है। अब आप बोलोगे, आपने इसके बारे में बोल दिया, अब बोलोगे छोटे से। लेट्स से एट पॉइंट ए वी हैव कट अ स्मॉल एरिया। अब वो स्मॉल एरिया की आपने क्या रखा, ds, whose area vector is along, जिसका एरिया वेक्टर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। मुझसे अच्छी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, नो डाउट, आप लिख दो, बहुत लंबी लंबी छोटी छोटी लैंग्वेज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये फिर इतनी सफिशिएंट लैंग्वेज है, बहुत है। अब इससे ज़्यादा लैंग्वेज मत लिखो, बस काफ़ी हो गई। अब जब लैंग्वेज इतनी आ चुकी है, अब आता है इसका प्रूफ का नंबर। प्रूफ कैसे करते हैं देखो। अब आपको क्या निकालना, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया। अब वो स्मॉल एरिया क्या है आपके पास, ds। क्या होगा भाई, थोड़ा सा ही फ्लक्स निकल कर आएगा। थोड़े की बात कर रहे हो तो थोड़े एरिया की बात करो, थोड़ा सा फ्लक्स होगा तो आप कहोगे d फाई इज इक्वल टू, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds कोस थीटा। अब कोस थीटा, थीटा कितना, 0 डिग्री, तो कोस 0, तो आपके पास d फाई कितना हो जाएगा, e इंटू ds। सही है, इसको कह दो इक्वेशन 1। ये इस थोड़े से एरिया में से निकलने वाला फ्लक्स था। अब आप करोगे कि पूरे सरफेस में से निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो आप कहोगे टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू
द स्फीयर। स्फीयर से पास होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा उसको कहोगे आप फाई, और ये फ्लक्स जो होगा ये सरफेस इंटीग्रल होगा थोड़े वाले फ्लक्स का, यस और नो। बस अब आप इसकी वैल्यू रख दो, ये सरफेस इंटीग्रल ऐसे रहेगा, डी फाई की वैल्यू आपने निकाल रखी क्या है, ई इंटू डी एस। निकाल रखी है नहीं निकाल रखी, बिल्कुल निकाल रखी है। अब ये सरफेस इंटीग्रल उसका होता है जो चीज़ चेंज हो रही होती है, तो जो चीज़ चेंज हो रही है उसका लिखो। चेंज जो है, जो बदलने वाली चीज़ है वो है ये एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिक्स है। अब सरफेस इंटीग्रल एरिया का, सरफेस इंटीग्रल छोटे छोटे एरिया को देखो, इस छोटे छोटे एरिया को जब जोड़ूंगा तो पूरा सरफेस बन जाएगा, पूरा स्फीयर बन जाएगा। तो इसका मतलब अगर टोटल एरिया की बात करूंगा तो वो आएगा एरिया ऑफ द स्फीयर। तो आप यहां लिख सकते हो ये जो है वो ये है क्या, अल्टीमेटली एरिया ऑफ स्फीयर। आप लिख दोगे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, ये सरफेस एरिया। तो ठीक है, आपको फाई ऐसे ही रहने देना, ई ऐसे ही रहने देना। सरफेस एरिया कितना होता है स्फीयर का आपको पता है, 4 पाई रेडियस का स्क्वायर। अब आप एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालना है आर डिस्टेंस पर, तो वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज जो सेंटर पर रखा है और जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, मुझे आर डिस्टेंस पर चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पर ये मिलेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ का जो है वो ये है। इसकी वैल्यू को ऊपर पुट कर दो तो आपके पास फाई क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये है 4 पाई आर स्क्वायर। जो कटा उसको काट दो, जो बचा उसको छोड़ दो। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो जो बचा वही आपका प्रूफ है क्या, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। तो क्या ये चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी, यही गॉस थ्योरम है, यही गॉस थ्योरम है। तो आपने कह रखा था ना, क्या टोटल फ्लक्स थ्रू एनी enclosed surface is 1/ε0 times to the total charge enclosed by the surface। तो ये आपके पास गॉस थ्योरम है, तो आप लिख दोगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, ये वाली बात आपने प्रूव कर दी। तो ये आपका इस पार्ट ये वाला कवर हो चुका है। अब देखते हैं हम लास्ट वाला पार्ट जो हमारे पास था, वो था कि हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, सॉरी कुलॉम्स लॉ प्रूफ करेंगे गॉस थ्योरम को यूज करके। बैटरी डाउन हो चुकी है, पहले बैटरी चेंज करता हूँ, उसके बाद फिर ये देखेंगे। थैंक यू, रुक जाओ यार, थैंक यू का क्या मतलब है। अब जो आपके पास लास्ट बचता है वो है कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके क्या आप कुलॉम्स लॉ को प्रूफ कर सकते हैं? बिल्कुल भाई, बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कैसा करेंगे? तो बिल्कुल ऐसे ही करूंगा जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ना, गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या सेम वैसे ही होगा। तो लेट अस सपोज कि मैं पहले एक स्फीयर बना लेता हूँ, इसको मैं फिल कर देता हूँ और इस बार करता हूँ ग्रीन से। ठीक है भाई, तो मैं ये लिख देता हूँ कुलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस, कैसे लिख देता हूँ, गॉस चिपक जाता, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके मैं क्या करना चाह रहा हूँ, कुलॉम्स लॉ को प्रूफ करना चाह रहा हूँ। ठीक है भाई, लेट अस सपोज कि ये सेंटर है इसका, जहाँ पर मैंने कुछ चार्ज रखा है उस चार्ज को मैं दिखा देता हूँ प्लस का क्यू। ये प्लस का क्यू चार्ज रखा और ये जो है आर डिस्टेंस का एक स्फीयर है। लेट अस सपोज कि मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कट कर दिया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एरिया कट कर दिया, जिसका एरिया वेक्टर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर ds। ठीक है भाई, प्लस क्यू चार्ज रखा तो इससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरह से ही होगा। बिल्कुल सेम तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी आसानी हो जाए समझने के लिए। ए वो पॉइंट है जहाँ पर मैंने एरिया कट किया है और ओ जो है सेंटर ऑफ द स्फीयर है, तो आप वही बात लिख दोगे। लेट्स से ओ इज द center of spherical Gaussian surface, spherical Gaussian surface।
गॉसियन सरफेस के बारे में बता देता हूं। किसी भी चार्ज के चारों तरफ आप एक इमेजिनरी सरफेस बना देते हो जहां पर आपको स्टडी करनी होती है, जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी होती है, तो उसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब चार्ज ये था, इसके चारों तरफ जो वाइट कलर का बनाया है, ये मैंने एक इमेजिनरी सरफेस बनाया है। अब चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो सरफेस होगा वो स्फेरिकल इन नेचर होगा। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास ये पेन है, ये एक सिलिंड्रिकल फॉर्म का, तो इसके चारों तरफ जो गॉसियन सरफेस होगा वो सिलिंड्रिकल शेप का होगा और मैं उसी पर स्टडी करूँगा। अगर मैंने इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है तो चूंकि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज स्फेरिकल इन शेप होते हैं, तो इसके चारों तरफ जो इमेजिनरी सरफेस होगा वो भी स्फेरिकल इन शेप, वो बॉडी के शेप के हिसाब से निकल कर आता। तो गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है जिसके ऊपर आप स्टडी करते हो, आप कैलकुलेट करते हो जो भी आपको कैलकुलेट करना होता है। ये एक इमेजिनरी सरफेस है जहाँ पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वगैरह सब कुछ देखने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो मैंने ये जो स्फीयर है, मैंने यहाँ स्पेशली बोल दिया है कि ये जो ओ है ये गॉसियन सरफेस का सेंटर है। और गॉसियन सरफेस आपको पता है क्या होते हैं, ये इमेजिनरी सरफेस होते हैं जिसके ऊपर आपको स्टडी करनी है। तो मैंने इस गॉसियन सरफेस के ए पॉइंट पर छोटा सा एरिया कट किया हुआ है जिसका वैल्यू है ds। मैंने लिख दिया लेट से ओ इज द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, एंड ए इज द पॉइंट on Gaussian surface from where जहां से we have take a small area। स्मॉल एरिया की वैल्यू क्या है आपके सामने अब ds। ठीक है, अब डायरेक्ट बात करते हैं, थ्योरी बस इतनी काफ़ी है, डायरेक्ट बात करते हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन तो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, डायरेक्ट बात करते हैं। अब मुझे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिएगा, तो मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर डिस्टेंस पर चाहिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो या तो इसे आप बाद में निकालते या आप शुरू में निकाल देते, मैंने इसको शुरू में निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। चार्ज जिसकी वजह से मुझे चाहिए और जहाँ चाहिए उसका स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 1 कह दो। ठीक है, ठीक है भाई, ये वाली बात हो गई। अब आप लगाओगे बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। जब आपको गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करके प्रूफ चाहिए तो आपको गॉस थ्योरम यूज़ करनी पड़ेगी। तो आप गॉस थ्योरम यूज़ करोगे क्या, ई जो होता फाई जो होता है वो होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है। और आपको पता है जो फाई होता है वो ये होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता। तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके बराबर है या नहीं है, बिल्कुल है भाई। टोटल फ्लक्स जो होता है वो स्मॉल फ्लक्स का आप इंटीग्रल कर दे दो, सरफेस इंटीग्रल। अब इसको आप सॉल्व करो तो ये तो ऐसे रहेगा। इनका जब डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो ये हो जाएगा EDS कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या, सिंस E जो है वो पैरेलल है ds के, इसका मतलब थीटा इन दोनों के बीच में कितना बनना है 0 डिग्री। ये वाली आपने बात यहाँ से कह दी। तो आप Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसको आगे लिखोगे, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल किसका EDS कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगातार प्रोसीड करेगा। अब ये सरफेस इंटीग्रल उसके साथ लगेगा जो क्वांटिटी चेंज हो रही है, तो चेंज होने वाली चीज़ जो है वो सरफेस ही है। और आपको पता है स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। और यहाँ आप लिख सकते हैं सिंस जो सरफेस है वो कितना है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है भाई, है नहीं। जो आपके पास शेप थी गॉसियन सरफेस की वो कैसी थी, स्फेरिकल। तो यहाँ से आप देखोगे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आप एक काम और कीजिएगा,
जब आपको कूलॉम्स लॉ प्रूफ करना है तो आपको पता है ई जो होता है वो क्या होता है, ई जो होता है वो होता है एफ अपॉन क्यू नोट। ई क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नोट, और ये 4 पाई आर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब आपको एफ निकालना। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने कहाँ निकाली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, और ऐसा मान लेते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपने एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट को रखा हुआ है, तब उस पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये होगा एफ अपॉन क्यू नोट। यहाँ से जब एफ की वैल्यू निकालोगे तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में, तो ये क्यू नोट और नीचे एप्सिलॉन नोट, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू, यहाँ दिखा देता हूँ, सही करके लिखोगे तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। कहाँ से लिया मैंने यहाँ से लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, तो ये लिख दिया मैंने क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपने प्रूफ करके दिखा दिया या नहीं दिखाया, बिल्कुल प्रूफ करके दिखा दिया। तो यही आपके पास क्या है, कूलॉम्स लॉ है। तो आप कहोगे दिस इज कूलॉम्स लॉ। मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाया हुआ था यहाँ पर, इसका हमने कोई यूज़ नहीं किया, बस मैंने आपको दिखाया था कि इस पॉइंट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसे निकालोगे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकालोगे तो आपको अच्छे से पता है कि आप फोर्स कैसे निकालते हो, ठीक है भाई। तो कुल मिलाकर कुछ नहीं था, देखो सब कुछ सेम चलता है, जैसा आप गॉस थ्योरम प्रूफ करते हो ना, सब कुछ सेम चलता है। बस जब प्रूफ कर रहे होते हो गॉस थ्योरम तो इसको नहीं निकालते हो, आप इसको सेम सोल्व करते हो, सेम सोल्व करने के बाद में ऐसे ही सोल्व कर देते हो। बस वहाँ पे इतना फ़र्क होता है कि आपको क्या करना होता है, ये चीज़ लाने के लिए आपको ई की वैल्यू रखनी पड़ती है। जब ई की वैल्यू रखते हो तो कट आ गए ये चीज़ आ जाती है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो तो भाई ये चीज़ फिर ऐसी रहनी पड़ती है, आपको ई निकालना पड़ता है। जब ई आपके पास निकल कर आ गया तो आपके पास कूलॉम्स लॉ निकल कर आ गया। तो आज हमने बहुत लंबा लेक्चर ले लिया और बहुत कुछ सीख भी लिया इसके अंदर। तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आ गई। अब आपके पास इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं बचा, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम है, उसको फटाफट से कर लेते हैं और चैप्टर को करते हैं फिनिश। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है, आपके लिए कंटिन्यूस वीडियो आ रही हैं। आपके पास थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करा रहा हूँ, ये थियोरेटिकल पोर्शन है जिसमें डेरिवेशन भी है, छोटी मोटी टॉपिक्स भी हैं और थ्योरी भी है और डेफिनेशंस भी हैं। ये कंप्लीट के साथ साथ आपके न्यूमेरिकल लगातार चल रहे हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट, थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट, और जो भी एक्सरसाइज दे रखी हैं आपकी, चाहे प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस हो वो कंप्लीट कराता हुआ चल रहा हूँ। वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो वो उनको भी सॉल्व करा रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लमों को सॉल्व करा रहा हूँ, और जो एनसीईआरटी गाइडलाइंस है उसको भी सॉल्व करा रहा हूँ। तो भाई आपके सामने सारा कंटेंट आ जाएगा, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा बोर्ड एग्जाम में जो ना हो, ये श्योरिटी है। बस बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो यार भाई लोगों। थैंक यू।